जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आप लोग की जो है इकोनॉमिक्स की क्लास काफी दिन से बंद थी, आज से वो क्लास स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों को जो है अब जैसे टाइम टेबल था उस हिसाब से वीडियोस मिलेगा। हमने बोला भी था कि हमारे अक्सर घर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है, कोई जो है किसी का तबियत खराब हो रहा है, कभी मेरा ही तबियत खराब हो जा रहा है, जिस वजह से क्लासेस रुक जा रहा था। लेकिन हमने आपको बोला है कि जब जब वीडियो बनेगा तब तब आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग बस चैनल पे बने रहिए, टाइम पे कोर्स कंप्लीट होगा, सारा चीज समझा दी जाएगा बोर्ड से पहले। और हम लोग का रिजल्ट आप लोग हर साल का आप देख सकते हैं, पुराना हर बार जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, टाइम से कोर्स भी कंप्लीट होता है, बच्चों को एक एक समझ में आता है, सारी चीज आपको मिलते हैं। बस आपको करना है क्या, चैनल पे भरोसा रखते हुए आपको चैनल के साथ पढ़ाई करना, बढ़िया तरीके से बने रहिए, हर एक एक चीज कंप्लीट होगा। साथ ही साथ आप लोग बैकग्राउंड में एक इमेज देख रहे हैं, ये हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग का जो है ज्ञान आश्रम ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, वहां पर क्लास 12th कॉमर्स का न्यू बैच स्टार्ट है। ठीक है, 16 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है और जिसमें बच्चे धड़ाधड़ जुड़ रहे हैं। और जानते हैं कि जब बैच की सीट फुल हो जाएगी तो फिर हम नए बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए जिनको भी इस बैच को ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। इस बैच की प्राइस जो है 1499 रुपए। ठीक है, और हाँ, एक बार पेमेंट करना है और पूरे वर्ष का यानी बोर्ड तक का आपका जो है ये बैच आपको मिल जाएगा। आपको इसमें सारे सब्जेक्ट दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट, और उसके बाद बोर्ड से पहले एक बार रिवीजन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग क्या है ये सारा डिटेल आप यहाँ पे देख रहे हैं, 3:30 से 5:30 बजे का टाइमिंग है। 16 अगस्त से जो है ये बैच स्टार्ट है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी जुड़ जाए। आज का टॉपिक है हम लोग का तटस्थता वक्र, ये हम लोग जानेंगे। इसको हम लोग जो है दूसरा नाम इसका जो है उदासीनता वक्र भी है और इसे अधिमान वक्र भी कहते हैं। ये तीन नाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों एक ही है, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, अधिमान वक्र। काम नाम ऐसा क्यों क्यों पड़ा, इसका कारण भी है, वो कारण भी हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इकोनॉमिक्स के इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट देख लीजिए इकोनॉमिक्स का जाकर के चैनल के अंदर, तो आपको जो है पूरा प्लेलिस्ट दिखेगा, लाइन बाय लाइन वहां पे वीडियो मिल जाएगा। इसी तरह अकाउंटेंसी और बीएसटी के भी आपका प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप सारी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, सब चीज कवर हो सकता है। तो चलिए आज की टॉपिक की बात करते हैं कि क्या होता है तटस्थता वक्र। तो देखिए, आप नाम से समझिए, तटस्थ, तटस्थ किसे कहेंगे, जब एक समान होगा आदमी, उसको जो है किसी और चीज से कोई रुचि नहीं होगा, तभी वो तटस्थ होगा। उदासीनता वक्र भी कहते हैं। उदासीन का मतलब भी क्या होता है कि आप जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आप जो है न्यूट्रल हैं, आपको जो है किसी और से मतलब नहीं, तो मतलब एक तरह से तटस्थ कोई कहते हैं, है ना बात। तो यहां पर आप समझते हैं कि क्या है, ध्यान से समझिए। उदासीनता वक्र वह वक्र है जिसका प्रयोग प्रत्येक बिंदु, ठीक है, जिसका प्रत्येक बिंदु, प्रयोग नहीं, जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। मतलब क्या है, तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं को, एक वस्तु ए मान लीजिए, दूसरा वस्तु बी मान लीजिए, ए फॉर एप्पल बी फॉर बनाना मान लीजिए, ठीक है, तो ये दोनों वस्तुओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताएगा, एक ऐसा संयोग बताएगा जिस कॉम्बिनेशन में एक उपभोक्ता समान रूप से संतुष्ट हो, यानी एक वस्तु का कुछ मात्रा दूसरे वस्तु का कुछ मात्रा ले, वैसे ही संतुष्टि हो, फिर मात्रा बदल दे उन दोनों वस्तुओं का लेकिन समान संतुष्टि रखे, तभी इस प्रकार के इन सारे बिंदुओं को मिलाने वाले वक्रों को क्या कहते हैं, उदासीनता वक्र कहते हैं। ठीक है, बात आगे बता रहा है, अर्थात उदासीनता वक्र किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने वाली दो वस्तुओं के संयोगों को व्यक्त करता है। यानी ये उदासीनता वक्र क्या प्रस्तुत करता है, दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रस्तुत कर रहा है जहां पर समान संतुष्टि प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बात इसके बाद हम ये कह सकते हैं, आगे बता रहा है कि सभी संयोगों पर समान संतुष्टि, ठीक है, सभी संयोगों पर संतुष्टि समान होता है, इसलिए उपभोक्ता तटस्थ रहता है, उसे किसी एक संयोग पर विशेष रुचि नहीं होती है, इसलिए इसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब सारे बिंदु पर एक समान संतुष्टि प्राप्त होगा तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन को उठा सकते हैं, भाई किसी भी मात्रा को उठा सकते हैं, है ना बात, आपको किसी एक पे विशेष रुचि तो होगा नहीं, इसीलिए यहां पर उपभोक्ता तटस्थ होता है, इसीलिए इस उपभोक्ता जो मतलब इस वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। ठीक बात, आगे क्या रखा है, इसे समसंतुष्टि, ठीक है, इसे समसंतुष्टि वक्र यानी आइसो यूटिलिटी कर्व भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका नाम एक और है, अभी ऊपर आपने जो है नाम देखा है उदासीनता, तटस्थता, अधिमान देखा है, एक और नाम है समसंतुष्टि वक्र, इसी वक्रों को कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज को और डिटेल में जानने के लिए यहाँ पे जो है एक जो है टेबल दिया है और उसके साथ ये ग्राफ दिया, अच्छे तरीके से समझिए। मान लीजिए उदासीनता वक्र का जो है ये सारणी है, ठीक है, ये संयोग हो गया, संयोग मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है, चार प्रकार के हमने यहाँ पे संयोग रखे हुए हैं, दो वस्तु लिया है, एक वस्तु सेब है दूसरा वस्तु संतरा है। ठीक है, बात समझे, दो वस्तु है, एक वस्तु सेब दूसरा वस्तु संतरा। अब देखिए कैसे कॉम्बिनेशन बना है, कॉम्बिनेशन ए में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है एक वस्तु सेब 1 है, ठीक है, और जो दूसरी वस्तु संतरा वो है 20 है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ए में, बात समझे, एक पीस जो है आपके पास या किलो बोल लीजिए, 1 किलो सेब है और 20 किलो संतरा है, उस समय आप जितने संतुष्ट अपने आप को महसूस करते हैं
जितनी आपकी उपयोगिता प्राप्त हुआ है, जितना आप संतुष्ट हैं, अगर आप इसे जो है फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जहां पर आप जो है सेब की मात्रा 2 कर लेते हैं और संतरा की मात्रा 14 कर लेते हैं, तो वही सेम संतुष्टि आपको यहां पर भी प्राप्त होगा। ठीक है, जो वहां पर संतुष्टि प्राप्त होता है वही सेम संतुष्टि आपको यहां पर भी प्राप्त होगा। फिर इसके बाद आपने जो है क्या किया कि आप जो है 3 सेव कर लेते हैं और जो है 10 संतरा कर लेते हैं, तो सेम संतुष्टि आपको यहां पे भी प्राप्त होता है। और आप जो है 4 सेव कर लेते हैं और 8 संतरा कर लेते हैं, तो सेम संतुष्टि आपको यहां पर भी प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, जो चीज कम होता है उसकी उपयोगिता आपको जो है बहुत ज्यादा लगता है ना। इसीलिए देखिए, जब सेव कम था और संतरा ज्यादा था, है ना बात, आप ये बात जानते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम का हमने बताया था। ठीक है, कि जो चीज कम होता है उसकी उपयोगिता उतना ज्यादा लगता है, और जो चीज हमारे पास ज्यादा होता है उसकी उपयोगिता कम होती है ना बात, वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसी वजह से ये वक्र जो है, ये जो है टेबल आपको इस तरह से दिख रहा है। समझिएगा, आप देख रहे हैं कि जैसे एक सेव था और इससे हमने दूसरा जो है सेव रखा, यानी हम केवल एक बढ़ाना चाहा इसको। ठीक है, ये कम था तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी लग रहा था, हमें मन कर रहा था हमें एक और सेव लेना चाहिए, है ना बात। तो जैसे ही हमने एक पीस इसको बढ़ाना चाहा, तो हम संतरा हमारे पास बहुत ज्यादा था, तो हम संतरा का ज्यादा त्याग करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उसकी उपयोगिता हमारे लिए बहुत ही कम थी इसके कंपेरिजन। तो इसीलिए हमने जो है एक बढ़ाने के लिए कितने संतरा का त्याग कर दिया, 6 संतरा का त्याग कर दिया, है ना बात। अब क्या हुआ, अभी भी इन दोनों का देखिए, तो अब हमारा जो है हम फिर से एक और सेव बढ़ाना चाहते हैं। अभी भी हमारे पास 2 सेव था, हम चाह रहे हैं कि और हमारा सेव हो जाए, हमके सेव, हमें जो है सेव पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम एक सेव और बढ़ा दिए। ठीक बात, तो जैसे ही एक सेव और बढ़ा दिए, तो इस बार संतरा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो गया। पहले 20 था, अब 14 हो गया, कम हो गया। संतरा की उपयोगिता पहले की अपेक्षा थोड़ा बढ़ गया, इसलिए इस बार एक सेब के लिए 6 संतरा का त्याग नहीं किया गया, बल्कि कितना त्याग कर दिया गया, केवल 4 संतरा का त्याग कर दिया गया। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब इसकी उपयोगिता ज्यादा हो गया, क्योंकि मात्रा इसका कम हो गया था। ठीक है, तो इसलिए, और फिर भी हमको अभी भी सेब हमारे पास कम था, हमने सोचा चलो भाई एक और सेब बढ़ा लेते हैं, सेब हमें पसंद आ रहा है। तो इस बार फिर से हमने संतरा का जो त्याग किया, पिछले बार की अपेक्षा इस बार फिर से संतरा की मात्रा हमारे पास कम हो गया, तो इसकी उपयोगिता बढ़ गया। तो इसलिए हम 4 संतरा नहीं त्याग रहे हैं, बल्कि कितना संतरा त्याग रहे हैं, केवल 2 संतरा त्याग रहे हैं। ठीक बात, तो इस प्रकार से हमारा जो है सारे सिचुएशन में हमारे पास संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त हो रहा है, ये सारे कॉम्बिनेशन में। और इसी कॉम्बिनेशन को जो शो कर रहा है जो वक्र, वही हमारा तटस्थता वक्र है। जैसे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर जो है बना लिए, यहाँ पे संतरे की इकाई ले लिया। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ऑरेंजेस है। ठीक है, OR मतलब ऑरेंज समझ लिया। ठीक है, यहाँ पर सेब की इकाई है, ये एप्पल हो गया। ठीक, बात क्लियर है, समझ में आ गया। X पे एप्पल है, Y पे जो है संतरा है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लगाए। सबसे पहले हमारा जो है कितना है, एक संतरा, सॉरी एक सेब और 20 संतरा, तो एक सेब ये है, ठीक है, और 20 संतरा ये है। तो इस जगह पे हमने जो है पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 20 के सामने, यहाँ पर 1 के सामने, पहला पॉइंट लग गया। ठीक बात, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो है 2 सेब है और 14 संतरा है, तो दूसरा हमने 2 सेब और 14 संतरा इन दोनों के सामने जो है पॉइंट लगा लिया। ठीक है बात। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा 3 सेब है और 10 संतरा है, तो 3 सेब और 10 संतरा इस जगह पे हमने जो है पॉइंट लगा लिया। और चौथा हमारा क्या है, 4 सेब है और 8 संतरा है, तो चौथा हमने 4 सेब और 8 संतरा पे सामने हमने पॉइंट लगा लिया। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंट को मिला दीजिए, इन सारे बिंदु को मिला दीजिए, तो ये मिल रहा है ना। यहां से जो है इस बिंदु को ऐसे करके यहां लाएगा, फिर यहां से इसको यहां लाएगा, फिर यहां से इसको यहां लाएगा, फिर यहां लाएगा। यही जो रेखा बन के सामने आया, इसी को हम लोग इनडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र क्या कहते हैं, इनडिफरेंस कर्व, IC। ठीक है, इसी को हम लोग जो है तटस्थता वक्र IC कहते हैं, उदासीनता वक्र कहते हैं। बात क्लियर है, यही है। समझ में आ गया सबको अच्छे तरीके से क्या होता है उदासीनता वक्र। अगर पूछेगा तो आप डेफिनेशन, ये चार्ट और ये वक्र बनाकर दिखा पाएंगे कि नहीं, फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक, बात क्लियर है। नेक्स्ट बात हम लोग समझते हैं कि इसके बारे में कुछ और चीजें भी पूछता है, इसके बारे में जो है कुछ और चीजें भी पूछता है। वो क्या होता है, इसके अंदर की कुछ विशेष बातें समझ लीजिए। एक बात होता है कि हमारा अधिमान मानचित्र क्या होता है। अधिमान मानचित्र का मतलब, इसे जो है हम लोग उदासीनता मानचित्र भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है अधिमान वक्र भी इसको कहा जाता है, तो इसे जो है उदासीनता मानचित्र के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर है। और इसी को जो है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, इसे जो है तटस्थता मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, तटस्थता मानचित्र के भी नाम से जाना जाता है। ठीक बात, तो जो भी नाम से पूछे आपको यही समझना है ये क्या होता है। अभी तक हमने जाना कि हमारा जो उदासीनता वक्र है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, हम एक बना के आपको यहाँ पे रफली दिखा दे रहे हैं। ठीक बात, यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा उदासीनता वक्र बनता है, ये IC। ठीक बात, अगर एक ग्राफ के अंदर केवल एक IC होता है तो इसे हम लोग उदासीनता वक्र कहते हैं।
ठीक बात। लेकिन अगर यही एक ही ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा हमारा आईसी जब बन के शामिल हो जाता है, जैसे IC1 हो गया, ठीक है, दूसरा हमने और ले लिया, ये IC2 हो गया, ठीक है, तीसरा हमने और ले लिया, ये IC3 हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं अधिमान मानचित्र, इसी को कहते हैं उदासीनता मानचित्र, इसी को कहते हैं तटस्थता मानचित्र। जब एक ही ग्राफ के अंदर हम एक से ज्यादा उदासीनता वक्र बनाते हैं तो वो हमारा अधिमान मानचित्र होता है। अच्छा, क्यों बनाते हैं, क्या कारण है, तो ये क्या होता है, एक ही ग्राहक के विभिन्न उपयोगिता के स्तर को दर्शाता है, ठीक है, एक ही ग्राहक के विभिन्न उपयोगिता के स्तर को दर्शाता है ये वक्र, ठीक है। अब इस चीज को यहां पर देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। लिखा है एक उपभोक्ता के एक से अधिक उदासीनता वक्र हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक उपभोक्ता को जो है एक से अधिक उदासीनता वक्र हो सकता है। क्यों, एक जो उपभोक्ता होता है वो कम उपयोगिता भी चाह सकता है, उससे ज्यादा उपयोगिता भी चाह सकता है, उससे ज्यादा भी उपयोगिता चाह सकता है। तो जो है जितनी उपयोगिता के हिसाब से उसको बनाएंगे, जिस उपयोगिता के स्तर पर बनाएंगे वो उसका उदासीनता वक्र बनेगा, क्योंकि हर उदासीनता वक्र पे क्या होता है, समान संतुष्टि का स्तर होता है। अगर संतुष्टि का स्तर बढ़ाना है तो दूसरा बनेगा ना, अगर संतुष्टि का स्तर घटाना भी है तो भी दूसरा बनेगा, है ना बात, क्योंकि एक उदासीनता वक्र पे तो एक ही संतुष्टि प्राप्त होता है। क्लियर बात। तो इसीलिए क्या है कि एक उपभोक्ता जो है ना उसका एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा उदासीनता वक्र जो है हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार अनेक संतुष्टि के स्तर को दर्शाने वाले अनेक उदासीनता वक्र मिलकर उदासीनता मानचित्र बनाते हैं। ये 2 नंबर में जो है 3 नंबर में जनरली पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है ना बात, कि उदासीनता मानचित्र क्या होता है। तो क्या होगा, अनेक जो है उपयोगिता को दर्शाने वाले, ठीक है, अनेक उपयोगिता के स्तर को दर्शाने वाले, यानी ये बोल सकते हैं कि अनेक संतुष्टि के स्तर को दर्शाने वाले अनेक उदासीनता जो है वक्रों को एक साथ जब बनाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीनता मानचित्र कहते हैं, जो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। अब आप समझते हैं कि इसके बारे में कुछ विशेष बिंदु आपको समझना होगा, ये क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है। तो ये भी एक एनालाइज विश्लेषण करने के लिए बनाया जाएगा सारे वक्र। तो इसमें क्या क्या चीजें ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत लिखे जाने में कुछ विशेष बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये अक्सर जो है एमसीक्यू में काम देता है। और साथ ही साथ जब भी उदासीनता मानचित्र पूछे आप इन बिंदुओं को भी उसके अंदर लिखेगा, पूरा मार्क्स चाहिए तो, ठीक है, केवल ये नहीं कि डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे, एक लाइन के डेफिनेशन को पूरा मार्क्स मिलेगा नहीं, तो ये बिंदु को भी लिखेगा। क्या बात है, पहला बात समझिए, एक उदासीनता वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होता है। ये बात तो आपको पता ही है कि ये उदासीनता वक्र IC1 ले रहे हैं, यहाँ का एक बिंदु ये ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ का एक बिंदु ये है, यहाँ का एक बिंदु ये है, यहाँ का एक बिंदु ये है, इन तीनों बिंदुओं पर सेम ही संतुष्टि का स्तर होगा। अभी हमने इससे पहले आपको समझाया है उदासीनता वक्र क्या होता है, समान संतुष्टि का स्तर दर्शाता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, परंतु दो अलग अलग उदासीनता वक्र पर स्थित बिंदुओं पर उपभोक्ता का अलग अलग संतुष्टि स्तर होता है। हाँ, ये बात समझिएगा। अभी जब ये बिंदु थे, हम इसको A मान लेते, इसको B मान लेते, इसको C मान लेते, इन सब पे तो समान संतुष्टि स्तर था, लेकिन अलग अलग उदासीनता वक्र पर अलग अलग संतुष्टि का स्तर होता है। अब जब हम बात करें यहाँ पर X जो है MNO की बात कर लें, ठीक है, ये M हो गया, ये N हो गया, ये O हो गया, तो MNO की समान संतुष्टि स्तर है, लेकिन A और M का अलग अलग संतुष्टि का स्तर है, B और N का अलग अलग संतुष्टि स्तर है, C और O का अलग अलग संतुष्टि स्तर है। दो उदासीनता वक्र जो है अलग अलग संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है, यही बात आपको समझना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पर जो है उपभोक्ता IC1 पे, ठीक है, ये मान लेते हैं IC1 पर जो है उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर 80 है, IC2 पे उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर जो है 100 है, और IC3 पे उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर जो है मान लेते हैं 150 है। इस प्रकार से तो यहां पर ऐसे आपको समझना है कि ये जब IC1 बना है तो A पॉइंट हो, B पॉइंट हो, C पॉइंट हो, हर जगह 80 के बराबर ही संतुष्टि स्तर है। IC2 बना है तो M पॉइंट हो, O पॉइंट, N पॉइंट हो या O पॉइंट हो, हर जगह संतुष्टि का स्तर 100 ही है। और इसी तरह यहां पर अगर हम 3 पॉइंट ले लें तो XYZ ले लें, तो ये XYZ पर जो है हर जगह संतुष्टि का स्तर कितना होगा, 150 होगा। बात क्लियर है, दो उदासीनता वक्र अलग अलग संतुष्टि का स्तर है, एक जगह 80 है, एक जगह 100 है, एक जगह 150 है। बात क्लियर। नेक्स्ट बात यहां पर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये MCQ में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या, दो उदासीनता वक्र आपस में कभी एक दूसरे को काटते या छूते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी दो उदासीनता वक्र दिख रहा है ना, ये कभी भी एक दूसरे को कभी ना छुएंगे, टच भी नहीं करेंगे और ना ही काटेंगे।
क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब दोनों अलग अलग लेवल की बात कर रहा है, देखिए ये सारे के सारे यहाँ पे 3 बनाए हुए हैं, आप खुद ही समझिएगा, ये तीनों अलग अलग संतुष्टि के स्तर की बात कर रहे हैं। एक 80 लेवल की बात कर रहे हैं, एक 100 लेवल की बात कर रहे हैं, एक 150 लेवल की बात कर रहे हैं। कहीं से ये तीनों मैच हो सकते हैं क्या? कहीं से भी आपस में टच होंगे? कभी हो ही नहीं सकते। सब अलग अलग संतुष्टि के स्तर को दर्शा रहे हैं। ठीक बात क्लियर है? इसलिए ना ये कभी छुएंगे, ना ही कभी टच करेंगे, ना ही कभी काटेंगे। अच्छा, इसमें अक्सर लोग एक गलती कर देते हैं, वो क्या बोलते हैं कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। जरूरी नहीं है समानांतर हो, समानांतर चलना ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात एकदम पक्का है कि कभी एक दूसरे को छुएंगे और काटेंगे नहीं। ठीक है, तो समानांतर वाले बातें हम जो है उसको जो है सही नहीं मानते हैं। बात क्लियर है? और वो सही है भी नहीं, कॉन्सेप्चुअल अगर आप बनाएंगे तो सही है भी नहीं। मेन आपको ये समझना है कि कभी भी ये आपस में कटेगा नहीं और छुआ नहीं जाएगा इसको। ठीक है, क्लियर बात? नेक्स्ट बात समझते हैं। इसमें एक टॉपिक और आता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये भी आपका जो है 2 नंबर के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में जो है मतलब वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में वेरी शॉर्ट 3 नंबर का आता है। ठीक बात? तो उसमें पूछा जाता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है। MRS इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं। MRS का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप लोग सब्स्टिट्यूट का मतलब जानते ही हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है प्रतिस्थापक। प्रतिस्थापक वस्तुओं को सब्स्टिट्यूट कहते हैं, जो एक दूसरे की जगह प्रयोग हो सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम लोग सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है, बात समझे? क्लियर है? अब यहां पर बोला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि जब एक वस्तु को हटा करके दूसरे वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरे वस्तु के प्रयोग करने के लिए हम जिस मात्रा को पा रहे हैं और पहले वस्तु का प्रयोग के लिए हम जिस मात्रा को छोड़ रहे हैं, इसी दर को हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, ठीक बात, एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे यहां पर देखिएगा कि हम ये देख रहे हैं कि हम सेब का 1 मात्रा बढ़ा रहे हैं ना, सेब का 1 मात्रा बढ़ा रहे हैं, और संतरा का कितना मात्रा छोड़ रहे हैं? संतरा का 6 मात्रा छोड़ रहे हैं। तो यही सीमांत प्रतिस्थापन दर है। एक्स वस्तु की 1 मात्रा बढ़ाने के लिए वाई वस्तु का 6 मात्रा का त्याग कर रहे हैं। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन दर यही है कि हम एक वस्तु के मात्रा का उपभोग करने के लिए अन्य वस्तु की मात्रा का जो त्याग करते हैं, वही क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। डेफिनेशन अब यहां पर देख लीजिए, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा है, जिस दर पर कोई उपभोक्ता एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई को, ठीक है, एक वस्तु के किसी अतिरिक्त इकाई को दूसरी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, उसे MRS कहते हैं। ठीक बात समझ में आया? MRS मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। एक वस्तु के अतिरिक्त जो है, एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई को दूसरे वस्तु के अतिरिक्त इकाई के साथ बदलने के लिए तैयार हो जा रहा है, चेंज करने के लिए तैयार हो जाए, वही क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है MRS XY। ठीक है, MRS XY बराबर, यानी x वस्तु का y के प्रति प्रतिस्थापन पूछ रहा है। ठीक है, वो क्या होता है? तो बराबर हो जाएगा y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटे में x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, ये हो जाएगा y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटे में x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, यानी इसे जो है इस तरह से भी कहा जाता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। ये इसका सूत्र हो जाता है। ठीक बात? अगर वहां पे हम लोग ले लें तो हम लोग इस प्रकार से बोलेंगे, डेल्टा y कितना था? इस वाले चार्ट से समझ लीजिए, डेल्टा y का चेंज, डेल्टा मतलब होता है चेंजेस, y में कितना बदलाव हुआ? डेल्टा मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंजेस। y में कितना बदलाव? 20 से 14 हो गया। y कितना बदला? 6 बदला कि नहीं? ठीक है, तो y का जो चेंजेस है वो कितना है? वो 6 है। बात क्लियर है? समझ में आया? और x का वस्तु का चेंजेस कितना है? तो हम लोग प्लस और माइनस का सिंबल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे माइनस का सिंबल था ना, क्योंकि y में जो है 6 का कमी हुआ है। ठीक है, और उसके बाद x का कितना वस्तु में मात्रा में परिवर्तन हुआ? तो x जो है आप देखिए हमारा 1 से 2 हो गया। ठीक बात? इसको इस तरह से देख लीजिए, ऐसे आपको जो है ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फॉर्मूला हम आपको समझा देते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं डिटेल में समझने के लिए। देखिए, अब देखिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा y को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको और डिटेल में लिखना है तो y माइनस y1, ठीक है, अपॉन x माइनस x1। ठीक है, इसका मतलब है y का इनिशियल पोजीशन और चेंज के बाद y का पोजीशन, x का इनिशियल पोजीशन और चेंज के बाद x का पोजीशन। ये डेल्टा को खोलने पे पता चला। चेंज का मतलब इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग जो है सॉल्व करने पे आ जाए तो देखिए कैसे होगा इस चीज के हिसाब से। अब हमारे पास जो है हमें डेटा पता है। सबसे पहले y का इनिशियल पोजीशन कैसा है? y का शुरुआती पोजीशन 20 था, ठीक है, और y1 कितना है? 14 है। पहले वाले सिचुएशन पे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला हमारा y का जो है 20 हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये 14 हो गया। ठीक है, इसी तरह x का पहले कितना था बताइए?
x का पहले था हमारा 1 और फिर ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो 1 - 2 x का देख लेते हैं, 1 - 2 इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 हो गया और यहाँ -1 हो गया, यानी इस प्रकार से आप इसको जब पूरी तरह से सॉल्व करें तो ये -6 कहलाएगा, ठीक है। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर कितना होगा, -6 होगा एक सेब के लिए। समझ में आया? इस तरीके से ये जो है फॉर्मूला काम करता है, ठीक बात क्लियर है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, एग्जाम में आपको केवल इतना बताना है जो यहाँ पर लिखा है, जो नोट में हमने यहाँ पर लिख कर दिया था, बस इतना ही एग्जाम में आपको करना है, ठीक बात। आगे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा एकदिष्ट अधिमान, देखिए इसमें छोटे छोटे टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं। जनरली बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है, जनरली बोर्ड में तो यही क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा, क्या कि तटस्थ वक्र क्या है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तटस्थ वक्र जो है इसको डिफाइन करना है और इसकी विशेषताएं, यही दो चीज जनरली पूछा जाता है। लेकिन इनको समझाने समय जो है छोटे छोटे पॉइंट बीच में और आ जाते हैं, कौन कौन सा, जैसे सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है, और क्या आ जाता है, जैसे हमने आपको बताया क्या है, अधिमान मानचित्र बताया, और एक और पॉइंट आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एकदिष्ट अधिमान, ठीक है। एकदिष्ट अधिमान भी जो है अक्सर पूछा जाता है, ये भी जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। हम आपको यहाँ पे सारा चीज कंप्लीट कराएंगे भाई, जो भी एग्जाम में आएगा वो सारा चीज बताया जाएगा। तो ये समझिएगा एकदिष्ट अधिमान क्या है, बढ़िया से समझिए। इसको समझने के लिए आप ये तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपको हम एक उपभोक्ता के तौर पे मार्केट में भेजें कोई वस्तु खरीदने के लिए, तो जाहिर सी बात है, और हम जो है 2-4 बंडल दे दें और सारे बंडल एक ही कीमत पे देते हैं। बंडल मतलब क्या है, उसमें जो है कुछ वस्तुओं की मात्रा हम एक बंडल में शामिल कर दें, बंडल लें, ठीक है, दूसरे वस्तु में भी उन्हीं वस्तुओं का मात्रा शामिल कर दिया और तीसरे वस्तु में उन्हीं वस्तुओं का मात्रा शामिल कर दिया, ठीक है, और सबका कीमत सेम रख दिए, सबका कीमत सेम है। तो आप जब उस बंडल को लेने जाएंगे, उस चीज को खरीदने जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप एक उपभोक्ता के तौर पे उस बंडल में एकदम ध्यान देंगे कि कौन सा भारी है या किसमें वस्तु की मात्रा ज्यादा है ना बात। अक्सर होता भी है जब सेम कीमत में सारी चीजें बिकती है एक जगह पे, तो क्या होता है, जो उपभोक्ता सबसे आखिरी में जाता है उसको सबसे बेकार वस्तु प्राप्त होता है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया वस्तु तो उपभोक्ता पहले वाले जो है पहले ही लेके जा चुके हैं, है ना बात, ज्यादा वो पहले ही लेके जा चुके हैं। सेम यहाँ तक एक उपभोक्ता हमेशा क्या करता है, वो हमेशा वरीयता देता है उसको अधिक मात्रा को, ठीक है, वो हमेशा जो है वरीयता किसको देता है, अधिक मात्रा को, जो ज्यादा मात्रा है उसी को उपभोक्ता लेके भागेगा। इसी को एकदिष्ट अधिमान कहते हैं। एकदिष्ट, एक बार देखते ही, ठीक है, एक बार देखते ही, और आप जो है जिस चीज को मान ले, जिस चीज को ले ले, वही हमारा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है इसको इंग्लिश में मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एकदिष्ट अधिमान से यह आशय है, ठीक है, कि एक विवेकशील उपभोक्ता, हाँ भाई ये बात विवेक का है ना, पागल आदमी ऐसा नहीं करेगा कि जिसमें मात्रा ज्यादा है उसको ले लेगा, वो तो कुछ भी उठा के ले जाएगा, सोचेगा सब में सेम मिला तो लेके चले जाओ, है ना बात। लेकिन एक विवेकशील उपभोक्ता जिसके पास दिमाग है, जिसकी खोपड़ी काम कर रही है, ठीक है, जो मंदबुद्धि नहीं है, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि वो जो है वो हमेशा वस्तु की अधिक मात्रा को वरीयता देता है, ठीक है। एक जो है उपभोक्ता है, जो दिमाग वाला है, वो हमेशा वस्तु की अधिक मात्रा को जो है वरीयता देगा, ठीक बात। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे 8 और 5 तथा 7 और 5 में एक उपभोक्ता हमेशा 8-5 वाले बंडल को जो है चुनेगा, ठीक है। एक बंडल है जिसमें 8 और 5 करके दो वस्तु की मात्रा है, ठीक है, और दूसरे बंडल में यही वस्तु में जो है 7 और 5 की मात्रा है, तो कौन से वस्तु को चुनेगा, वो 8 और 5 वाले वस्तु को ही चुनेगा, क्योंकि उसमें जो है मात्रा ज्यादा दिख रहा है। बात क्लियर है? तो यही हमारा जो है एकदिष्ट अधिमान जो है कहलाता है। बात क्लियर है? एक उपभोक्ता जो है ज्यादा मात्रा को जो है वरीयता देता है, ठीक है, बात क्लियर। नेक्स्ट बात हम लोग देख लेते हैं। अब आता है उदासीनता वक्र के जो है विशेषताएं, और आप लोग उदासीनता वक्र जो है कैसा होता है यहाँ पर फिर से बना दे रहे हैं, है ना बात। एक उदासीनता वक्र जो है वो किस प्रकार का होता है यहाँ पर फिर से देख लीजिए। एक उदासीनता वक्र जो है ऐसे जाता है, ठीक है, ये हमारा उदासीनता वक्र है। अब इसकी बात हो रहा है कि इसकी विशेषताएं क्या है, वो यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला उदासीनता वक्र की विशेषता है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। आप देखिए इधर का हिस्सा बायां, इधर का हिस्सा दायां, कैसा जा रहा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना, बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो एक उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है। कारण क्या है, कारण इस बात को याद रखिएगा, कभी भी कोई भी वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर तभी जाएगा जब उन एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे रखी वस्तुओं के बीच में, जो भी इनके एक्स और वाई अक्ष पे जो भी मात्रा रखा गया, जो भी चीजें रखी गई, उनके बीच में विपरीत संबंध होगा, विपरीत उल्टा संबंध, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई वस्तु में कैसा संबंध है, उल्टा है, ठीक है, बात क्लियर है। इसमें जो है उल्टा संबंध है। कैसे उल्टा संबंध है,
समझिए, अगर हमें एक वस्तु x की मात्रा को बढ़ाना है तो y की मात्रा को घटाना पड़ेगा, अगर हमें वस्तु y की मात्रा को बढ़ाना है तो x की वस्तु मात्रा को घटाना पड़ेगा, है कि नहीं बात। जिस वस्तु का हमें जो है मात्रा बढ़ाना है उस वस्तु के जो है उसके अगले वाले वस्तु की मात्रा घटाना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर हमें यहां तक x वस्तु का जो है y वस्तु चाहिए, ठीक है, यहां तक अगर हमें y वस्तु चाहिए तो हमें x वस्तु कहां तक प्राप्त होगा, x वस्तु केवल हमें यहां प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमें x वस्तु यहां तक चाहिए तो हमें जो है x वस्तु यहां तक चाहिए तो हमें y वस्तु कहां तक प्राप्त होगा, y वस्तु हमें केवल यहां तक प्राप्त होगा। तो यही बात यहां पर कह रहा है कि जिस वस्तु की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं अगले वाले का हमें जो है त्याग करना पड़ रहा है, ठीक है। ये उल्टा संबंध है, इसी वजह से बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, कारण के साथ समझिएगा विशेषता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उदासीनता वक्र हमेशा क्या होता है, मूल बिंदु की ओर, ठीक है, ये मूल बिंदु यहां पर है, इसके ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है, यानी इसका सबसे ज्यादा जो झुकाव होता है, सबसे जो है नजदीकी पॉइंट जो होता है वो हमेशा मूल बिंदु की ओर होता है, ठीक है। जैसे होता है ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जानते हैं, तो इसका जो है इस प्रकार का शेप होता है, ठीक है। और एक आपने पढ़ा था पीपीसी इससे पहले वाले चैप्टर में, उसमें क्या होता है, वो उन्नतोदर होता है, वो इस प्रकार के शेप का होता है, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, बात क्लियर है। तो ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। फिर उसके बाद क्या है, दो उदासीनता वक्र आपस में काटते नहीं है। तो ये बात हमने आपको कहां पे अधिमान मानचित्र में भी बताया था कि कभी भी कोई दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और काटना छोड़िए छुएंगे भी नहीं। ये बात तो उदासीनता मानचित्र में हमने समझा ही दिया है, ठीक बात। क्यों नहीं काटता है, क्यों नहीं छूता है, क्योंकि दोनों का संतुष्टि का स्तर अलग अलग लेवल पे होता है, एक संतुष्टि का स्तर तो होता नहीं, अलग अलग लेवल पे होता है। फिर उसके बाद क्या है, अगला है ऊंचे उदासीनता वक्र पर ऊंचा संतुष्टि स्तर होता है, ये बात भी वहां पर था, और ये कभी किसी अक्ष को छूता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर समझिएगा। उदासीनता वक्र जो है कभी भी x अक्ष को या y अक्ष को छुएगा नहीं, कभी भी नहीं छुएगा। कारण क्या, बड़ा सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, उदासीनता वक्र में जो है दो वस्तुओं का संयोग होगा x और y, ठीक है। और इस x और y वस्तु के संयोग में किसी भी वस्तु को आप जीरो नहीं कर सकते, ना x को जीरो कर सकते हैं ना y को जीरो कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी वस्तु को आप जीरो कर देंगे तो भाई उदासीनता वक्र बनेगा कैसे, दो वस्तुओं का संयोग होना चाहिए ना, ठीक है। तो जब जीरो जा नहीं सकता तो x अक्ष या y अक्ष को वो छुएगा नहीं, क्लियर बात। तो इस प्रकार से यहां पर जो है मुख्य रूप से आपको ये 5 विशेषताएं उदासीनता वक्र के मिल गए, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है ये वीडियो की समाप्ति भी होती है। तो हम लोगों ने अभी जाना उदासीनता वक्र क्या है, और बाकी उससे जुड़े सारे छोटे से लेकर के बड़े तक सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने समझना। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग को बजट रेखा मिलेगा, बजट रेखा क्या होता है और वो किस प्रकार से जो है हरकत करता है, वो कब बढ़ता है, कब घटता है, कब बाएं तरफ जाता है, कब दाएं तरफ जाता है, कब घूमता है, ये सारी बातों को जो है कल की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। अगर आप लोगों को जो है पसंद आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, चैनल को शेयर करिए। बहुत कम शेयर हो रहा है, शुरुआत में आप लोग बड़ा मन लगा के पढ़ रहे थे और शेयर भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, अभी आप लोग शेयर बड़ा कम कर रहे हैं, तो ठीक है। तो शेयर भी ज्यादा करिए, पढ़ाई में इसी तरह मन लगाइए। और अगर आपको जो है हमारा पेड क्लास लेना है तो आप ज्ञान आश्रम ऐप पर जाकर जो है पेड क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।